नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। महान भारतीयों के ऊपर जो हमने एक सीरीज शुरू की थी, जिसके तहत पहले वीडियो में हमने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जीवनी पढ़ी, उसी सीरीज के तहत ये दूसरा वीडियो है और इसके अंतर्गत हम राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी के विषय में पढ़ेंगे। इनके विषय में तो हम स्कूल टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं। खैर, तो अपने महापुरुषों को हम जितना ज्यादा पढ़ें उतना सम्मान की बात है। तो आइए महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी के विषय में कुछ जानते हैं। 20वीं शताब्दी में उत्पन्न उस विश्वव्यापी शक्तियों में जिन्होंने संसार के बहुत बड़े भाग की एकदम काया पलट दी, महात्मा गांधी का स्थान सबसे ऊंचा है। गांधी जी विश्व प्रेम के अग्रदूत, सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति के रूप में भारत में प्रकट हुए। वास्तव में गांधी जी मानव जाति के नैतिक विकास की चरम सीमा थे। उनकी धार्मिक महत्ता हिमालय के समान विशाल और उच्च थी। मानवता ने जो विकास और उन्नति महात्मा गांधी में पाई, वैसी पहले कहीं और कभी नहीं पाई थी, क्योंकि ये महात्मा एक साथ धर्म, राजनीति, समाजनीति, अर्थशास्त्र तथा जीवन के अन्य सभी पहलुओं में विकास के उस बिंदु पर पहुंचा है जिस पर अन्य कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाया है। उसने संयम तथा त्याग का पालन इस रूप में किया जो विश्व के इतिहास में सचमुच अश्रुतपूर्व तथा अभूतपूर्व है। हमारे लिए ये कम सौभाग्य और गौरव की बात नहीं है कि जिस भारत ने महात्मा बुद्ध को जन्म दिया, उसी ने 5000 वर्षों बाद महात्मा गांधी जैसा नरदेव इस भूली भटकी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक पैदा किया। इस महामानव ने भौतिकवाद से उन्मत्त दुनिया के सामने आत्मशक्ति और चरित्र बल का उच्च आदर्श उपस्थित किया। हिंसा और बर्बरता में विश्वास रखने वालों को सत्य और अहिंसा का अद्भुत चमत्कार दिखाकर चकित कर दिया। विलासिता और ऐश्वर्य में रत दुनिया को सादगी और ब्रह्मचर्य के पथ का दिग्दर्शन कराया। अपने धर्म बल तथा आत्म बल द्वारा ब्रिटिश सत्ता के पंजे से अकिंचन भारत को स्वतंत्र कराया। यद्यपि गांधी जी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के सच्चे और सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधि थे, तथापि उनमें विश्व आत्मा की उच्चतम आशाओं और आकांक्षाओं का सार्थक प्रतिबिंब झलकता था। इसी से हम कह सकते हैं कि गांधी जी एक देशीय नहीं, प्रत्युत अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति थे। उनके जीवन में संपूर्ण मानव जाति के विकसित स्वरूप का प्रतिबिंब चित्रित हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता श्री कबा गांधी राजकोट राज्य के दीवान थे। उनकी माता पतिव्रता एवं सादगी की मूर्ति थीं। वे समस्त धार्मिक रीतियों का प्रेम और श्रद्धा पूर्वक पालन किया करती थीं। माता के पवित्र जीवन का बालक गांधी पर पूर्ण प्रभाव पड़ा। उनके बाल जीवन की मुख्य विशेषता उनकी सत्य निष्ठा थी। मैट्रिक तक की शिक्षा स्वदेश में ही समाप्त की गांधी जी कोई बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी न थे, परंतु वे जानते थे कि मुझे जीवन में क्या करना है। यद्यपि उनका परीक्षा परिणाम बहुत उज्जवल नहीं हुआ करता था, तथापि वे चरित्र और व्यवहारिक ज्ञान नामक उन 2 गुणों का विकास कर रहे थे जिनसे संसार में सच्ची सफलता प्राप्त होती है। वे प्रत्येक बात को बुद्धिपूर्वक तथा व्यवहारिक ढंग से सीखते थे। उनका विश्वास था कि संपूर्ण शिक्षा देशीय भाषाओं के माध्यम द्वारा होनी चाहिए, अंग्रेजी माध्यम द्वारा नहीं। मैट्रिक पास करके गांधी जी कानून का अध्ययन करने विलायत गए। वे माता के सामने पवित्र प्रतिज्ञाएं करके गए कि उस दूर देश में भी सत्य न छोड़ूंगा और आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगा। नवयुवक मोहन ने उन प्रतिज्ञाओं का धैर्यपूर्वक अक्षरशः पालन किया। यद्यपि उन्होंने विलायत में महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में विशेष सम्मान प्राप्त किया था, तो भी उन्होंने उन गुणों को धारण करने में विशेष उन्नति की जिनसे सच्चे जीवन का निर्माण होता है। वे बैरिस्टर बन गए और 12 जून 1891 को इंग्लैंड से भारत में आने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि चिरकाल पूर्व माता जी का देहांत हो चुका है और मेरे भाई ने ये बात मुझसे छिपा रखी है। फिर गांधी जी ने वकालत का कार्य आरंभ किया, परंतु उसमें उन्हें विशेष सफलता न मिली। 1893 में गांधी जी को एक मुकदमे के संबंध में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां जाकर उन्होंने प्रवासी भारतीयों पर होने वाले अनाचारों को देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। स्वयं उन्हें भी नाना प्रकार के अपमान सहने पड़े।
उनके हृदय में इन अपमानों का प्रतिकार करने की भावना प्रबल हो उठी। उन्होंने अपमानित भारतीयों का संगठन करके उसका नेतृत्व खुद अपने हाथों में लिया। रस्किन एवं टॉलस्टॉय के अनुभवों से उन्हें अहिंसात्मक प्रतिशोध की प्रेरणा मिली। वहां उन्होंने शांतिपूर्वक सत्याग्रह आंदोलन आरंभ कर दिया। फिनिक्स में सत्याग्रह आश्रम खोला एवं इंडियन ओपिनियन पत्रिका प्रकाशित की। नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यहीं पर गांधी जी ने उन अनुभवों को प्राप्त किया जिनके द्वारा जीवन में उन्होंने भारी सफलता प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका की सरकार को झुकना पड़ा और गांधी जी की विजय हुई। दक्षिण अफ्रीका के विजयी गांधी जी स्वदेश लौट आए। यहां आकर उन्होंने देश की समग्र परिस्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किया। महामान्य गोखले से भेंट करके उनके राजनीतिक अनुभवों का अध्ययन किया। साबरमती में सत्याग्रह आश्रम खोला और स्वदेशी के रचनात्मक कार्यों का सूत्रपात किया। अब गांधी जी भारतीय राजनीति के निकट संपर्क में आ चुके थे। अपने अहिंसा के प्रयोगों को उन्होंने यहां भी आरंभ कर दिया। इसी बीच प्रथम महायुद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर गांधी जी को पूर्ण विश्वास था। युद्ध में हर प्रकार से अंग्रेजों की सहायता करना ही उन्होंने देश के लिए श्रेयस्कर समझा। किंतु युद्ध समाप्त होते ही अंग्रेजों की नीयत का उन्हें तुरंत परिचय मिल गया। गांधी जी को अपनी आशाओं का विकृत रूप जालियांवाला बाग में देखने को मिला। ये भारत द्वारा दी गई सहायता का प्रतिकार किया था। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रति गांधी जी का विश्वास कम होता गया। अंग्रेजों द्वारा इस प्रकार अपनी आशाओं को कुचलते हुए देखकर गांधी जी की प्रतिकार की भावना और भी भड़क उठी। इसी बीच अंग्रेजों द्वारा टर्की के हिस्से बखरे करने, उसे मित्र राष्ट्रों में बांटने की योजना से भारतीय मुसलमान भी अंग्रेजों से असंतुष्ट हो गए। इसी प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों ही अंग्रेजों के प्रति प्रतिशोध के लिए व्यग्र हो उठे। गांधी जी ने उनका नेतृत्व किया और निम्नलिखित 3 बातों को सिद्ध करने के उद्देश्य से देश भर में सत्याग्रह का आंदोलन प्रारंभ कर दिया। पहली, तुर्की के हिस्से बखरे करने का विरोध, उसे खिलाफत आंदोलन का नाम दिया गया। दूसरी, पंजाब में की गई गलती का प्रतिकार, अपराधी कर्मचारियों को दंड देने की मांग। और तीसरी, स्वराज की प्राप्ति। यह आंदोलन पूर्णतया अहिंसा पे आश्रित था। इसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। यह आंदोलन इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्वीकृति से 1920 में आरंभ किया गया। विदेशी का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार इस आंदोलन के प्रधान अंग थे। असहयोग कार्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज, वकीलों ने कचहरियों, मेंबरों ने काउंसिल का परित्याग कर दिया। देश भर में इस राष्ट्रीय आंदोलन की धूम मच गई। सरकार परेशान हो गई और इस आंदोलन को कैसे दबाया जाए। इसी बीच गांधी जी ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए एक सामूहिक सत्याग्रह आंदोलन करने का निश्चय किया और बारदोली को आंदोलन का क्षेत्र चुना गया। इसी बीच चौरा चौरी में कुछ हिंसात्मक घटनाएं हो गईं। सत्याग्रहियों ने पुलिस कर्मचारियों को पीट डाला। अन्य क्षेत्रों से भी इस प्रकार की घटनाओं की सूचना मिली। ये देखकर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया। सरकार ने उन पर अभियोग चलाया और 6 वर्ष की कैद हुई, परंतु बीमारी के कारण गांधी जी को 2 वर्ष बाद ही छोड़ दिया गया। उस समय देश का वातावरण सांप्रदायिक दंगों के कारण अत्यंत विषाक्त हो रहा था। गांधी जी ने दंगों को रोकने के लिए 21 दिन का उपवास किया। गांधी जी के जीवन में इन उपवासों का अत्यंत महत्व रहा है। अपने जीवन में उन्होंने अनेक ऐतिहासिक उपवास किए हैं और उनमें उन्हें सफलता भी मिली है। सन 1929 तक महात्मा गांधी खादी प्रचार एवं हरिजनों द्वार आदि अन्य रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहे। 1929 में लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का प्रस्ताव पास होने से पुनः आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। इन आंदोलन की बागडोर भी गांधी जी ने संभाली। यह आंदोलन नमक सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा करके गांधी ने वहां जाकर स्वयं नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। यह दांडी यात्रा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना है। उस समय समस्त देश गांधी जी के पीछे था। जगह जगह नमक बनाकर कानून तोड़ा गया। नवयुवकों से जेलें भर गईं, परंतु अंत में गांधी इरविन समझौता हो गया और सत्याग्रह बंद हो गया। सन 1931 में गांधी जी लंदन में द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए, किंतु उन कॉन्फ्रेंसों से कोई लाभ न हुआ और अंत में ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपनी समझ के अनुसार 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाना पड़ा। लंदन से लौटते ही गांधी जी को पकड़ लिया गया।
देश में पुनः अशांति और असहयोग की घटाएं छा गईं। जेल से छूटने के बाद गांधी जी कांग्रेस के सक्रिय नेतृत्व से अलग हो गए। फिर भी कांग्रेस के नेता कठिनाई के समय गांधी जी से सलाह लिया करते थे। उनकी अनुमति से ही कांग्रेस ने नए विधान के अनुसार धारा सभाओं में जाकर मंत्रिमंडल बनाने का निश्चय किया था। इसी बीच दूसरा महायुद्ध आरंभ हो गया। कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विवरण मांगा, किंतु ब्रिटिश सरकार तो अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ही तत्पर थी। अतः कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। परंतु ब्रिटिश सरकार जानती थी कि युद्ध जीतने के लिए भारत की सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। उन उद्देश्यों से उसने कांग्रेसी नेताओं से समझौते का प्रयत्न किया। इसी संबंध में वैधानिक एवं राजनीतिक सुधारों का प्रस्ताव लेकर सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स भारत आए और कांग्रेस के नेताओं से समझौते का प्रयत्न किया, परंतु परिणाम कुछ न निकला। एक बार पुनः गांधी जी के नेतृत्व में विशाल सत्याग्रह आंदोलन करने को देश तैयार हो गया। गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया। बंबई कांग्रेस में गांधी जी को सामूहिक रूप से सत्याग्रह आरंभ करने का अधिकार दिया गया, परंतु सत्याग्रह आरंभ होने के पूर्व ही सरकार ने गांधी जी तथा अन्य प्रमुख नेताओं को पकड़कर जेल में ठूंस दिया। इस अपमान का बदला लेने के लिए समस्त देश में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। स्थान स्थान पर भीषण आंदोलन हुए। अगस्त 42 का यह विद्रोह भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में एक प्रसिद्ध घटना है। 1943 के आरंभ में गांधी जी ने आत्मशुद्धि के लिए 21 दिन का प्रसिद्ध उपवास किया। देश में खलबली मच गई। गांधी जी का जीवन संकट में पड़ गया, परंतु फिर भी सरकार ने उन्हें नहीं छोड़ा। नजरबंदी के दिनों में ही उनकी पत्नी कस्तूरबा और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई का देहांत हो गया। इससे गांधी जी को महान शोक हुआ। सन 1944 में लॉर्ड वेवल अपनी योजना लेकर भारत आए तथा अन्य नेताओं के साथ गांधी जी को भी छोड़ा गया। शिमला सम्मेलन हुआ और महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के साथ मिलकर राजनीतिक गुत्थियों को सुलझाने का प्रयत्न किया, किंतु परिणाम कुछ न निकला। अंत में कैबिनेट मिशन के आगमन से अंतःकालीन सरकार की स्थापना हुई। देश स्वाधीन हुआ, किंतु उस रूप में नहीं जिस रूप में गांधी जी चाहते थे। देश के वातावरण को ध्यान में रखते हुए गांधी जी को भी देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। इसके पश्चात देश में सांप्रदायिक उपद्रवों का तांडव नर्तन हुआ। पूर्वी बंगाल, बिहार, पंजाब में भीषण रक्तपात मचा। गांधी जी ने दंगों को रोकने तथा हिंदू मुसलमानों में परस्पर विश्वास उत्पन्न करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। नोआखाली में गांव-गांव की पैदल यात्रा उनके जीवन का महत्वपूर्ण पृष्ठ है। कलकत्ता में उनके उपवास ने जादू का सा प्रभाव दिखाया और तुरंत उपद्रव बंद हो गए। दिल्ली में भी उन्होंने आकर ही शांति स्थापित की और लोगों को सांप्रदायिक विचारधाराओं को बदलने के लिए उपवास किया। उन्हें अपने कार्य में महान सफलता प्राप्त हुई। 30 जनवरी 1948 को संध्या के 5 बजे जब वे बिरला भवन से प्रार्थना सभा में जा रहे थे तो एक मराठा युवक ने पिस्तौल से उनकी हत्या कर दी। कौन जानता था कि इस महान आत्मा का अंत इस प्रकार होगा। समग्र देश शोक सागर में डूब गया। उनकी मृत्यु का संवाद सुनकर क्या बालक और क्या युवा तथा वृद्ध सभी रो पड़े। विदेशों से अनेक शोक संवाद आए। दिल्ली में ही राजघाट पर यमुना के किनारे दूसरे दिन उनकी अंत्येष्टि की गई। 13 दिन पश्चात उनकी अस्थियों एवं भस्म त्रिवेणी तथा अन्य प्रमुख नदियों में प्रवाहित की गई। गांधी स्मारक कोष खोला गया और देश अपने राष्ट्रपिता का योग्य स्मारक बनाने का प्रयत्न कर रहा है। मानवीय सभ्यता के विकास में उनकी सबसे बड़ी देन ये है कि उन्होंने जीवन भर इस बात का यत्न किया कि साधारण जनता उन आदर्शों को अपना ले जिन्हें राम, कृष्ण, बुद्ध और ईसा सरीखे बिरले ही व्यक्ति अपना सके हैं। श्रीमती एनी बेसेंट ने उनके संबंध में कहा था कि यदि सब मनुष्य गांधी जी के चरण चिन्हों पर चलने लग पड़े तो परमेश्वर भी धरती पर चलना आरंभ कर देगा। वास्तव में नवीन भारत के निर्माता, पवित्र आत्मा, उद्योगशील, दृढ़ संकल्प, कपट शून्य और मनुष्य मात्र के हितैषी महात्मा गांधी वस्तुतः ऐसे ही थे। धन्यवाद। हमने अपने राष्ट्रपिता जी के विषय में पढ़ा, जाना। कई लोग उनके कई विचारों से, कई निर्णयों से सहमत नहीं होते थे। वो भी सही है। आपके पास अगर कोई विचार है, अगर आप किसी के विचार से सहमत नहीं हैं तो आप स्वतंत्र हैं अपनी राय रखने के लिए। खैर, मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले महापुरुष के साथ। जय हिंद।